कि क्या हुकूमत का इस तरह से बिल मंजूर करवाना दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक ही भाम दूर कर दें, बिलावल ने जब वॉकआउट किया पार्लियामेंट से उसके बाद भी इन्होंने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात इस चीज़ के ऊपर उठाए कि कुछ मुशीरान बैठे थे उनको भी शामिल किया गया। फिर ये भी कहा गया कि जी जो मुश्तरका इजलास के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, उसके मुताबिक तो 222 वोट्स चाहिए थे, इनके पास अक्सरियत थी नहीं, बुलडोज करवाएं। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो अवाम था इसको तो क्लियर कर दिया गया था, आइन पढ़ के बताया गया वहां पर, और जो मौजूदा अराकीन होते हैं उस पर आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से वो तो हुकूमत के पास थी। तो नंबर गेम को यहाँ पे इशू बनाना मेरे ख्याल से वो तो कोई दुरुस्त बात नहीं होगी। नंबर्स वाज़ेह थे, ऑपोजिशन के कम थे, हुकूमत के ज्यादा थे। अभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके पास है 223 अरकान तो आप टीवी पे किसी खाने पे बुला के दिखा दें तो हम मान जाएंगे आपकी बात। तो नंबर तो ऑपोजिशन के पास नहीं थे। लेकिन जहां तक जो बुनियादी सवाल है आपका कि क्या इस तरीके से ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्या इस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, मेरे ख्याल से हर कोई कहेगा कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक कंसेंसस बहुत जरूरी है। खासतौर पे जब आप एक मेजर शिफ्ट करने जा रहे हैं कि आपके यहाँ हमेशा पेपर बैलेट इस्तेमाल होता है और अब आप चाहते हैं कि वोटिंग मशीन्स के जरिए हो, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट देना चाहते हैं, तो वो इस तरह की तरमीम जब भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ होंगी, खासतौर पे उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इदारा है जिसने इलेक्शन कराने हैं, उनकी मंशा जब शामिल हो, उनका अप्रूवल एक शामिल हो, तो फिर वो ऑब्वियसली ज्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि अब एक अवाम रह जाएगा, ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद रह जाएगी और ये सारा जो मामला है ये मुतनाज़ा रह जाएगा। इसके एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, इसीलिए ऑपोजिशन इसको चैलेंज करना का भी, हाँ जी, दूसरा ये जो इल्जाम लग रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, इसीलिए ऑपोजिशन ने इसको चैलेंज करने का ऐलान भी किया है ना। उनको लाया गया है वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये चीज फिर पूरे मामले को मुतनाज़ा बना देती है। आज डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि लाया गया है और बड़े एक सार्केस्टिक अंदाज में, तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कह गए वो ये बात। तो अगर इस तरह के सवाल उठेंगे कि किसी को लाया गया है, क्या जोर जबरदस्ती के जरिए ये वोटिंग करवाई गई है, तो वो चीज बात को मुतनाज़ा बना देती है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा पहले दिन से ये मौकिफ है कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। आप इंडिया की मिसाल उठा के देखें, ईवीएम जब इस्तेमाल हुए हैं तो वहां की जो डे टू डे इलेक्शन है, जो इलेक्शन डे है, उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ी सी आगे से बात हो गई, ठीक है, ये थोड़ी सी आगे की बात होगी। शहजाद, मैं चीज न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। लेकिन मैं न्यायी साहब से पूछना चाहती हूँ कि अब जब ऑपोजिशन इस कानून को चैलेंज करने की बात करी है अदालत में, न्यायी साहब, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़े स्ट्रॉन्ग कोई ग्राउंड्स चाहिए होंगे ऑपोजिशन को। क्या आपको लगता है अदालत में सस्टेन कर पाएगा अपना एतराज ऑपोजिशन? देखिए, ये तो मेरिट पे हुआ, तो मैं तो जितने वो क्लास सीनियर वो क्लास से मेरी बात हुई है तो उससे कहते हैं कि जी बिल्कुल ये अनटेनेबल है और सस्टेन नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि दूध का जला फूंक के पीता है। हम आरटीएस फ्लैग इन अ वे टेक्नोलॉजी थी ना, और उस इलेक्शन का नाम भी आरटीएस इलेक्शन पड़ गया 2018 में। शहजाद भाईजान इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, देने को आज स्विट्जरलैंड की भी दे सकते हैं, जर्मनी की भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारा जो कैरेक्टर है उसको भी सामने रखें कि ये किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चीज के जो हमारे जो किरदार है, जो मुक्तदिर तबका है, सिवाय वो धोखाधड़ी और फ्रॉड के अलावा उनको कुछ नहीं आता। जब भी ये कोई कहते हैं कि हम आपके लिए कोई सूदगी ला रहे हैं किसी फ्रंट के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे हमारी किसानिया, तो खुदा गवाह है कि रात नींद नहीं आती कि ये जरूर को वारदात डालने जा रहे हैं। आरडीएस वर्सेस अच्छा ईवीएम, इनमें क्या फर्क है? आप जिस मुल्क के अंदर पहले आप उसका रास्ता ढूंढते ब्रीच करने का और उसमें से देखते हो कैसे हमने फायदा उठाना है, उसके बाद वो करते हो। दूसरी बात यह कि क्रेडिबिलिटी क्या है जो लोग ला रहे हैं, हम क्यों इत्मीनान करें? मैं फेयरली इमरान पे इत्मीनान करना चाहता हूँ। मैं ये आपकी बात लेके जाना चाहती हूँ शहजाद के पास, लेकिन मुझे छोटी सी ये बात बता दीजिएगा। जब आप ये कहते हैं कि कंटेस्टेबल तो है ये, लेकिन ग्राउंड्स कितने सॉलिड है इस वक्त ऑपोजिशन के पास कि अदालत उनकी बात को एंटरटेन भी करेगी?
अदालत में दो चीज होती है, एक मेरिट होता है, एक मेंटेनेबिलिटी होती है। मैं कहता हूँ जब मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है तो मेरिट में बाद में डिस्कस करूंगा। तो लगेगा कि जैसे मैं मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आपकी जो गुजारिश की है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है मेंटेनेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द नेशन, बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर हैंडलिंग इट। और जो बंदे इसको लाना चाह रहे हैं उनके ऊपर वो मैं कह रहा दूध के जले छाछ को फूक फूक के पीते हैं। हम इनसे एक सुराग से 2000 दफा ने डसवाया है, हर चीज में डसवाया है। डू यू एग्री? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है सब। देन आई हैव टू मूव ऑन टू मेमल एज वेल। शहजाद, डू यू एग्री कि मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है इस एक्ट जो आज पास हुआ है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा है कि कौन सी पिटिशन मेंटेनेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। बुनियादी तौर पे क्या देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा कानून पास किया जाए जो कि आपके आईनी फ्रेमवर्क के मैंने मेंटेनेबल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, मैंने तो मेंटेनेबल कहा है अपने आर्गुमेंट के अंदर कि जो अलीना ने मुझे कहा है कि जी दो चीजों में मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि मेरे सामने आया इसकी डिस्कस करना, इसकी मेंटेनेबिलिटी है या इसका कोई मेरिट से मैं डिस्कस करूं। तो मेरिट मैंने बहुत सारे आर्गुमेंट मेरिट के खिलाफ दे सकता था, मैंने जान के मेरिट पे नहीं दिए और मैंने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है मेरे सामने, यानी कि मैं इसको खातर में नहीं लाता हूँ इसको। शहजाद मेरे कहना आप गलत समझे, अदालत भी वैसे ही सोचती है जैसे आप सोचते हैं शहजाद? ठीक, अच्छा ठीक है शहजाद, की अदालत भी वैसे ही सोचती है जैसे न्यायी साहब सोचते हैं। जी, तो ये मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मेंटेनेबल है और किस पे वो फैसला दे सकते हैं। दो तीन बुनियादी चीजें हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बाहर कोई चीज होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड, उस कानून साजी को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। पिछले 2017 में जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते थे, तो साथ में ये भी फैसला आ गया था कि वो अपनी पार्टी की सदारत भी नहीं रख सकते। तो उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 जो है पीएमएलएन ने इसी तरह पार्लियामेंट में बुलडोज किया था। आज वो बुलडोज कर रहे हैं, उस वक्त पीएमएलएन ने वो कानून जो है बुलडोज किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो कहते हैं कि जब 62-63 जो आइन है उसके मुताबिक आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रह सकते, तो फिर आप उस पोजीशन पे कैसे रह सकते हैं जहां पे आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, ईवीएम के केस में क्या होगा? क्या महमल कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है यहाँ पर? हाँ, महमल क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो रही है कि आई वोटिंग के ऊपर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है? ठीक है, नहीं देखिए, महमल की भी राय जानना चाहती हूँ इसमें। महमल, हाँ जी अलीना, पहली तो चीज जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या इस तरीके से ये करना दुरुस्त है, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जैसे कि मैंने कल भी बात की थी कि इलेक्शंस तो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम, तो ये तो आपने जिस तरीके से आज ये पास हुए हैं, जो बुनियाद फिर आपने डाल दी है, और इतने बड़े इशू के ऊपर आपने इलेक्शंस जो अभी हुए ही नहीं, 2 साल अभी रहते हैं, उनको आपने होने से पहले ही मुतनाज़े कर दिया। तो ये अगर इस तरीके से, ये तो जमहूरियत के अंदर तो ऐसा नहीं होता। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इलेक्शंस जो है अगर इस तरीके से हो तो उससे सारी पार्टीज इफेक्ट होती हैं। जाहिर बात है, खाली कोई रूलिंग पार्टी के लिए तो नहीं एक चीज होती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कंसेंसस बिल्कुल होनी चाहिए थी, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अगर नहीं जिस तरीके से हुआ है आज, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये जमहूरियत के खिलाफ है। अच्छा, जो आप दूसरी बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी तो खैर ऑपोजिशन तो कह रही है कि वो चैलेंज करेंगे, हर फोरम पर करेंगे। कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात हुई, जिस तरह अभी शहजाद ने बताया, स्ट्राइक डाउन तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकती है चीजों को, वो डिपेंड करता है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थी। एक और चीज जो वो है कि प्रोसीजरल इशू कि किस तरीके से पास हुआ, इसके ऊपर भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी एक वजह बनाई जा सकती है। अगर जो है ये जब कोर्ट में जाएगा तो जाहिर बात है कोर्ट का फैसला होगा रीना, हम तो नहीं इधर बैठ के डिसाइड कर सकते कि आया कि पहले ऑपोजिशन कोर्ट जाए फिर कोर्ट में क्या करना है। लेकिन बुनियादी जो चीज है कि आपने सीरियस है इस दफा ऑपोजिशन कोर्ट में जाने के बारे में, हमने पहले भी देखा, हैरान बड़े बड़े हुए, हम कोर्ट जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन गए नहीं। अभी तक तो अलीना देखिए कहा जा रहा है, और ऑपोजिशन अभी तक तो जिनसे भी ऑपोजिशन में बात भी हुई है वो लोग अभी तो पब्लिकली भी यही बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये अलीना, इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये बात की थी
कि वो ऑपरेशनली पॉसिबल शायद नहीं है उनके लिए इस तरीके से ये करना। तो इसके अंदर इबाम भी है। फिर ये ठीक है बात कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक पिलडैट ने बड़ी अच्छी इसके ऊपर एक वर्कशॉप भी कराई थी, तो उसके अंदर बताया ये गया था, एक्सपर्ट जो थे ईवीएम के ऊपर, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 167 सेल्फ डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसीज हैं, जिनमें से 8 ममालिक जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और 9 ने बंद कर दिया इस्तेमाल करना, और कुछ गालिबन 6 ममालिक हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं, कोई इतनी जल्दी तो नहीं थी ये सब करने की कि इस तरीके से बुलडोज करके। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट भी होगी अगर तो ये जाती है अदालत में, तो आई एम श्योर इन सारे टेक्निकल इश्यूज के ऊपर डिबेट होगी अदालत में भी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए।